जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। आज जो है वो हम लोग अब सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट जो है वो आज से शुरू कर रहे हैं। आज तो प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम है, 30 प्रश्न है, लेकिन कल से जो है आपको 35 लगभग प्रश्न जो हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। बाकी 15 तारीख को आप लोगों की हिस्ट्री की मैराथन है, तो आप लोग सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। और जो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करवाइएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को सारी जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक कमेंट जो है वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद ज़रूर करें। सबसे पहले तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। बाकी सभी लोग जो भी अभी तक नहीं आ पाए हैं तो सभी लोग आ जाएं, फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग पहले एक बार थंब दिखाइएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, सब लोग अपना अपना थंब दिखाइएगा। रेडी हैं आप लोग? इस बार पेट के एग्ज़ाम में गर्दा मचाना है, बिल्कुल तैयार रहो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? ठीक है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, SR राव या RS बिष्ट। तो बताइएगा किसके नेतृत्व में जो थी वो लोथल की खुदाई हुई थी? अच्छा बताइएगा, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? सभी लोग सही सही आंसर बताते जाइए। ठीक, तो जो SR राव थे, ठीक है, इन्होंने लोथल की खुदाई की थी। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर स्थित है। और यह कैसा था? एक बंदरगाह शहर था। कैसा शहर था? बंदरगाह वाला शहर था। और इसकी खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। अच्छा, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग आंसर करिएगा, तब तक मैं कुछ आगे देखता हूँ। तो देखो, भारत में मुगल वंश की नींव किसने रखी? तो भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाला कौन था? तो मुगल वंश की नींव रखने वाला कौन था? बाबर था। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में किसकी नींव रखी? मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, बाबर के बाद में उसका बेटा कौन शासक बनता है? हुमायूं। क्रम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, हुमायूं के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? अकबर। अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो जहांगीर। कौन बैठता है? जहांगीर। जहांगीर के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो शाहजहां। कौन बैठता है? शाहजहां। और शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठता है औरंगजेब। ठीक है, तो आप ये लोग भी क्रम याद रख सकते हैं। और कौन सा शासक था? तो वो हुमायूं था। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि जो हुमायूं था उसकी मृत्यु जो थी वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। ठीक है, अब देखो, हुमायूं ने चौसा का युद्ध कब लड़ा था? तो वर्ष 1539 में हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा था। तो आपसे पूछ ले कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो
1539 ईस्वी में, जिसमें शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, फिर 1540 में फिर एक युद्ध हुआ जिसको क्या कहते हैं, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है, किसका, बिलग्राम का युद्ध। इसमें भी क्या हुआ, तो इसमें भी हुमायूं जो था वो पराजित हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। तो बताइएगा तीसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, किसमें, अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे। कहाँ के? इलाहाबाद के। अब इस अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, पार्क रख दिया गया है। तो अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को स्वयं को चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली मार ली थी और ये शहीद हो गए थे। तो तीसरे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका किसके संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। 9 फरवरी 1919 को यह पत्रिका जो थी वो कहाँ? इलाहाबाद से, वर्तमान प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। ठीक है, प्रकाशित हुई थी, लेकिन 2 साल बाद ही इसको क्या हुआ? बंद करना पड़ गया था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों की दमन नीति के कारण इसको 2 साल में बंद करना पड़ गया था। और इसको शुरू किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया था। तो चौथे प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? जो कम्युनल अवार्ड थे वो किसने शुरू किए थे? तो जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने शुरू किए थे। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड जो थे, ठीक है, वो किसने शुरू किए थे? जेम्स रेमसे मैकडोनाल्ड ने शुरू किए थे। ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे ब्रिटेन के? तो ये 1929 से 1935 तक। कब से? 1929 से 1935 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। आगे आपसे पूछ सकता है कि जब लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपसे पूछ सकता है, तो आप जेम्स रेमसे मैकडोनाल्ड ही लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर, टेहरी, भाखड़ा नागल या रिहंद? तो बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है और किस नदी के ऊपर बना हुआ है और किस राज्य में है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टेहरी बांध है। कौन सा है? टेहरी बांध है। टेहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा है और यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। और किस नदी पर है? तो यह भागीरथी नदी पर है। किस पर? भागीरथी नदी के ऊपर यह बना हुआ है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में है, भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। ठीक है, रिहंद जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा छठे प्रश्न का? बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा
कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को, नेपाल और तिब्बत को, लेह और कारगिल को, या लेह और श्रीनगर को? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। अच्छा, और जोजिला दर्रा जो है वो किस राज्य में है? यह भी बताइएगा कि जो जोजिला दर्रा है वो किस राज्य में भी स्थित है। तो देखिएगा जो जोजिला दर्रा है यह कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और यह जो हिमालय होता है ना, हिमालय पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित है। हिमालय के पश्चिम भाग में, ठीक है, हिमालय के पश्चिम भाग में स्थित है। और यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। और कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो 7वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती? नर्मदा, साबरमती, कृष्णा और लूनी। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिएगा जो आपकी कृष्णा नदी है ये भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। और ये निकलती कहाँ से है? तो यह महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है ये, ठीक है, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। और यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ जाती है? यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 1401 किलोमीटर है। कितनी है? 1401 किलोमीटर है कृष्णा नदी की लंबाई। बाकी नर्मदा, साबरमती और लूनी, ये तीनों नदी जो हैं वो पश्चिम दिशा में बहती हैं। जो लूनी नदी है वो आपके कच्छ के रण में क्या हो जाती है? जाके मिल जाती है। साबरमती और नर्मदा जो है वो अरब सागर में जाके गिरती हैं, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो बताइए कौन सी नदियां हैं? मतलब ये आपको ये बताना है कि मानसरोवर झील के पास से कौन सी भारत की 3, जो भारत में 3 नदियां बहती हैं वो निकलती हैं। तो वो कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। कौन सी हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। देखो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है तिब्बत में? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। किसके? सांगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जब ये भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। सतलज नदी जो मानसरोवर झील है इसके पास में पड़ता है राकस ताल। क्या है? राकस ताल, ठीक है। ये वहाँ से निकलती है। इसके बाद में जो हमारी सिंधु नदी है यह मानसरोवर झील के पास से निकलती है और जाकर कहाँ गिर जाती है? बाद में अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। तो 9वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर कौन सा देश है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिएगा जो लोग अभी वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिएगा सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो पहले नंबर पे है रूस, ठीक है। रूस के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? कनाडा। कनाडा के बाद में चीन। चीन के बाद में अमेरिका। और 5वें नंबर पे कौन हो जाएगा? ब्राज़ील। कौन सा देश हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। आपसे पूछ ले
कि विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन कौन करता है। ठीक है, विश्व में कहवा मतलब कॉफ़ी। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है। कौन करता है, ब्राज़ील करता है। ठीक है, यहाँ पर एक साओ पोलो शहर है और एक यहाँ पर सेंटोस बंदरगाह है, जिसको क्या कहा जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से कहा जाता है। और कॉफ़ी मंडी कौन सी बोली जाती है, तो ब्राज़ील का एक शहर है साओ पालो शहर जो है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा, ठीक है, में अपनाया गया, मतलब किस डेट को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। तो ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, कई बार पढ़ाए हैं। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 11वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 8 या अनुसूची 9। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, अनुसूची 5। कौन सा हो जाएगा, अनुसूची 5। और लेकिन जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 है, इसमें क्या किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, इनके लिए, इनकी जो जनजाति है, इनके लिए अलग से उपबंध किए गए हैं। ठीक है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातियां रहती हैं, उनमें अनुसूची 6 के तहत अलग से उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो वो अनुसूची 6 में है। अनुसूची 8 में क्या है, तो भारत की 22 भाषाएं जो हैं उनका वर्णन है। ठीक है, जो भाषाओं से संबंधित है। तो 12वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। घटी हुई CRR, ठीक है, और SLR, ब्याज दर का विनियमन, नई पीढ़ी बैंक और वर्धित SLR। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिएगा 13वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा कि जो वर्धित SLR होता है यह भारत के बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण सुधारों में से नहीं है। क्योंकि देखो, जब SLR की वृद्धि होती है, ठीक है, किसकी, SLR में वृद्धि होगी तो बैंकों के पास पूंजी में कमी आ जाएगी। ठीक है, जब SLR में वृद्धि होगी तो बैंकों के पास में पूंजी की कमी आ जाएगी, और जब बैंकों की पूंजी में कमी आ जाएगी तो क्या होगा, वो ब्याज की दर बढ़ाएंगी। ठीक है, ब्याज की दर बढ़ेगी, और जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो जो भी निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। तो इस वजह से जो वर्धित SLR है, मतलब जो बढ़ा हुआ SLR है, या बैंकिंग क्षेत्र का सुधार नहीं है। इसको घटा सकते हैं, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय और आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो कौन सा हो जाएगा, रक्षा व्यय। क्या हो जाएगा, रक्षा व्यय। ठीक है, बाकी देखो ये तीनों जो होते हैं वो विकास के लिए होते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किए जाते हैं। लेकिन यहाँ किसके द्वारा खर्च किया जाता है, तो जो भारत का रक्षा विभाग होता है
उसके द्वारा खर्च किया जाता है। ठीक है, तो यह विकास व्यय नहीं है। 14वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? वाट है, वोल्ट है, कैंडेला है या एम्पियर है? तो बताइएगा कि बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। चारों का बताइएगा, वाट किसका होता है, वोल्ट, कैंडेला, एम्पियर, चारों का बताइएगा तो ज़्यादा सही है। तो देखिए वाट किसका होता है, तो शक्ति। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, वोल्ट विद्युत विभव का। ठीक है, कैंडेला किसका होता है, तो तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। और जो बिजली का करंट होता है उसका मात्रक कौन होता है, तो एम्पियर होता है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जंग लगने पर लोहे का भार, बताइएगा जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तित होता रहता है, मतलब बढ़ता है, घटता है, बताइएगा। देखो होता क्या है, जब लोहे को नम वायु क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, जब लोहे को नम वायु क्षेत्र में रखा जाता है तो आपने देखा होगा उस पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है। किसकी, भूरे रंग की परत जम जाती है, जिस कारण क्या होता है, लोहे का भार कैसा हो जाता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ता है। और यह भूरे रंग की परत जो है वो फेरिक ऑक्साइड होती है, और जो फेरिक ऑक्साइड जो चढ़ता है लोहे पर, यही क्या कहलाता है, जंग लगना कहलाता है। ठीक है, और इसको जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे के ऊपर कलर कर देते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? सेक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। तो बताइएगा कि कौन सा हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो कौन सा स्रावित नहीं होता है, सेक्रेटिन नहीं होता है। कौन सा, सेक्रेटिन नहीं होता है। 17वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ये देखिएगा किससे होता है, ये ड्यूडेनम होता है। ठीक है, उसके यस सेल से ये क्या होता है, निकलता है। तो 17वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? गोलकृमि, एड्स, मलेरिया या कुष्ठ रोग? तो बताइएगा इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग। कौन सा, कुष्ठ रोग जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है। या किससे फैलता है, तो माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से ये फैलता है। तो आपका 18वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? आगरा, कानपुर, इटावा या फिर सीतापुर? देखिएगा पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, आपका कानपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कानपुर। इसको उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है, और इसको ही चर्म उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चर्म उद्योग की राजधानी भी कानपुर को कहा जाता है। अच्छा बताइएगा कि कानपुर के अंदर कौन से, जैसे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है,
और एक कौन सा और अनुसंधान केंद्र है? बताइएगा 19वें प्रश्न में कानपुर में और कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? अगला प्रश्न है कि गोविंद साहब मेला का आयोजन किस जिले में होता है? प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बटेश्वर या वाराणसी? तो बताइएगा कि गोविंद साहब जो मेला है इसका आयोजन किस जिले में होता है? तो देखिएगा प्रयागराज में आपका कौन सा मेला लगता है? तो प्रयागराज में आपका लगता है माघ मेला। कौन सा लगता है? माघ मेला लगता है। और आपका गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। गोविंद साहब मेला कहाँ लगेगा? अंबेडकर नगर में। बटेश्वर में क्या लगता है? एक पशु मेला लगता है। कौन सा लगता है? पशु मेला लगता है। और जो आपका वाराणसी है, तो वाराणसी में क्या लगता है? जल्दी से बताइएगा। वाराणसी के अंदर कौन सा मेला लगता है? अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा मेले, ठीक है, तो इस प्रश्न का तो आंसर आपका अंबेडकर नगर हो जाएगा। कि सर्वाधिक मेला किस जिले में लगते हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ लगते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेला कहाँ लगता है और सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगता है? तो सबसे ज़्यादा लगते हैं मथुरा के अंदर, ठीक है। कितने? लगभग 86 मेला प्रतिवर्ष लगते हैं। और जो सबसे कम मेला है वो अपने पीलीभीत ज़िले में लगते हैं। कहाँ पर? पीलीभीत में, ठीक है। पीलीभीत ज़िले के अंदर सबसे कम मेला जो होते हैं वो लगते हैं, ठीक है। तो 20वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं नौचंदी मेला कहाँ लगता है? बताइएगा नौचंदी मेला कहाँ लगता है? इसके नाम से एक फेमस ट्रेन भी जाती है, नौचंदी एक्सप्रेस। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो आपका नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में लगता है। कहाँ पर? मेरठ में लगता है। कुंभ मेला, तो कुंभ मेला तो सब लोग बता दोगे प्रयागराज में लगता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं कर सकती, ठीक है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है, जगजीवन राम का है, महात्मा गांधी का है या लाल बहादुर शास्त्री का है? तो बताइएगा कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं कर सकती, यह कथन किसका है? तो वर्ष 1947 में यह कथन जो है वो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। तो 21वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कौन सा दिया था? कि भारत जो है वो गाँव में बसता है। कहाँ? भारत जो है वो गाँव में बसता है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? आजमगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर और जौनपुर। देखो आज प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ठीक है। सरल भाषा में समझो तो लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले का है? तो देखिएगा आजमगढ़ का लिंगानुपात कितना है? 1019 है। देवरिया का कितना है? 1017 है। सुल्तानपुर का कितना है? 983 है। और जौनपुर का कितना है? 1024 है, ठीक है। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं हैं। तो आप बताइएगा किस ज़िले में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं? तो 1024 महिलाएं किसमें? जौनपुर में, ठीक है। कहाँ पर? जौनपुर में। तो 22वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, मैसूर या लखनऊ? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? शिमला के अंदर है। कहाँ पर? शिमला के अंदर है। नई दिल्ली में क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। मैसूर में क्या है? केंद्रीय खाद्य अनुसंधान केंद्र है। लखनऊ में क्या है?
तो केंद्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो 22वें प्रश्न का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद या पैसिफिक? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। जो जावा ट्रेंच है वो किस महासागर में स्थित है? अच्छा, विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो मेरियाना है। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, या इसी को हम क्या कर सकते हैं? पैसिफिक ओशियन। ठीक है। और जो जावा ट्रेंच है इसका एक अन्य नाम है सुंडा गर्त। क्या नाम है इसका? सुंडा गर्त के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर? हिंद महासागर के अंदर स्थित है। तो 24वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिएगा कि निम्नलिखित में जो बाबा रामचंद्र जो थे, कौन? बाबा रामचंद्र जो थे, इन्होंने अवध के कृषक आंदोलन का ये नेता थे। ठीक है। अवध कृषक आंदोलन के ये नेता थे। ये जो थे वो मुख्यतः महाराष्ट्र के निवासी थे। कहाँ के? मुख्यतः जो ये थे वो महाराष्ट्र के निवासी थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था? ये मुख्यतः थे तो महाराष्ट्र के निवासी, लेकिन ये इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठन करने की पहल की थी। और ये पता कैसे सभाएं कैसे आयोजित करते थे? तो सभाएं जो है ये सन्यासी भेष में आयोजित करते थे। कैसे? सन्यासी भेष बना लेते थे और सन्यासी भेष में ये सभाएं आयोजित करते थे। और जो रामचरितमानस का पाठ होता था, रामचरितमानस के पाठ को बोल बोल कर ये क्या करते थे? रामचरितमानस के पाठ बोलकर लोगों को, किसानों को जागृत और संगठित करते थे। ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 25वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 24 जनवरी, 23 जनवरी या फिर 14 नवंबर? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तब तक आप लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम बताइएगा। पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। और 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, थीम क्या थी इसकी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या थी? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन जो थी वो इसकी थीम थी। ठीक है। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसकी अगर आपसे थीम पूछे तो थीम क्या थी आपकी? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो 26वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द प्रॉमिस लैंड किसकी पुस्तक है? ठीक है। द प्रॉमिस लैंड किसकी पुस्तक है? मलाला यूसुफजई की है, बराक ओबामा की है, मिल्खा सिंह की है या मैरी कॉम की है?
तो बताइएगा किसकी पुस्तक है। अच्छा, मैरी कॉम की पुस्तक का क्या नाम है? अनब्रेकेबल है। कौन सी है? अनब्रेकेबल है। ठीक है। मिल्खा सिंह की कौन सी है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है। बराक ओबामा की द प्रॉमिस लैंड है। कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बराक ओबामा। और मलाला यूसुफजई की कौन सी है? तो बी आर डिस्प्लेस्ड, बी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है। ये कौन सी किसकी हो जाएगी? मलाला यूसुफजई की। तो द प्रॉमिस लैंड किसकी है? बराक ओबामा की है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, पेरिस, ढाका या लंदन? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। और चारों जगह कोई ना किसी का जो है वो मुख्यालय है, तो बता दीजिएगा कि हाँ कहाँ किसका मुख्यालय है। तो देखिएगा जकार्ता में किसका मुख्यालय है? आसियान का। जो आसियान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का है। किसका? यूनेस्को का है। और इसके बाद में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। मैंने कल पढ़ाया था कि FATF ने किसको हाल ही में अभी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। और नल्ला पाकिस्तान तो वहाँ पहले से ही है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका के अंदर है। और लंदन में किसका मुख्यालय है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का। किसका है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का। अच्छा, आप लोग बात बताइएगा, एशिया कप जो है 2022 किसने जीता? एशिया कप किसने जीता 2022? तो नल्ला पाकिस्तान को हराकर किसने जीत लिया? श्रीलंका ने जीत लिया। ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? कोई मतदाता ना छूटे, युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण, सतत लोकतंत्र विकास, चुनावों को समावेशी और सुगम सहभागी बनाना। तो बताइएगा 29वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो 25 जनवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। ठीक है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रेरिये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका? तो बताइएगा प्रेरी जो घास के मैदान हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। तो प्रेरी घास के मैदान जो हैं वो आपके उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, ब्राज़ील में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं? तो बेल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल्ट्स कहते हैं। ठीक है। तो 30वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अशागावत किस देश की राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान? तो बताइएगा जो अशावगत है ये किस देश की राजधानी है? अच्छा, चारों की राजधानी बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? अशगावत है। ठीक है। कजाकिस्तान की क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है नूर सुल्तान। क्या नाम है? नूर सुल्तान। और जो आपका किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान की राजधानी का नाम है बिश्केक। क्या है? बिश्केक।
और उज्बेकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है ताशकंद। क्या है आपका? ताशकंद। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा तजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? जो तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान की राजधानी का नाम, तो तजाकिस्तान की राजधानी का नाम है दुशांबे। क्या नाम है? दुशांबे। ठीक है। तो 31वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और यह आज का अंतिम प्रश्न है, कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिएगा वाराणसी में क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय चीनी और दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में है। नागपुर में क्या है? नीरी का मुख्यालय है, पर्यावरण से संबंधित है नीरी। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नागपुर में है। गोरखपुर में आपका क्या है? तो आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और यहाँ पर क्या है? शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है। ठीक है। वो कहाँ पर है? गोरखपुर में। तो 32वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। अब आज आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस कैसी लगी, लास्ट में बताइएगा। ठीक है। पहले तो आप लोग ये बताइएगा आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं। ठीक है। कितने प्रश्न जो थे वो सही हुए हैं, जल्दी से बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोगों के। टोटल बताइएगा आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। बाकी जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिएगा, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इनको रोज़ वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आपके अपने इंस्टाग्राम वगैरह सब पर इसको शेयर करिएगा आप लोग। बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी जो है रात के 10 बजे हिंदी की क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है। 10 PM पर हिंदी की क्लास के लिए सब लोग तैयार रहें। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।